जिन 2 जजेस को नजरअंदाज किया गया है, क्या वजूहात होंगी उनको नजरअंदाज किए जाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी को नज़रअंदाज नहीं किया गया। जो नया आइनी पैकेज आया है और जो ये 26वीं आइनी तरामीम है, आइन के मुताबिक अपॉइंटमेंट हुई है और जो मैंडेट है वो चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करने का स्पेशल पार्लिमानी कमेटी को था। तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़े एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक और मेरिट बेस्ड उन्होंने इसके ऊपर डिबेट की होगी और फिर उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन सा जज मेरिट पे पूरा उतरता है सुप्रीम कोर्ट का और कौन सा? देखिए, ये तो ऑब्वियसली तीनों जज बड़े ऑनरेबल हैं और बड़ा उनका एक आला दर्जे का जो है करियर रहा है एज ए लॉयर और बाद में जुडिशल भी। तो ये कोई इसमें 19-20 ही चीज़ें होती हैं और जब तीनों वो सीनियर मोस्ट हैं तो वो इस पाए के जजेस हैं कि वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, तो वो इस लेवल पे पहुँचे। तो यहाँ देखें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती होंगी जो कि इसके अंदर उनकी पास्ट हिस्ट्री और किस तरह की जजमेंट्स वो देते रहे और किस तरह का उनका, तो इसकी बेसिस पे आई एम श्योर। अभी जो मखसूस नशस्तों का मामला था उस पर जो फैसला आया 8 जजेस का, वो भी ज़ेरे गौर आया होगा आपके ख्याल में, और वो उसका तो कलीदी किरदार हो सकता है उस फैसले का? देखें, जो मुझे पता है कि वो एक तो अंडर ओथ हैं सारे के, उन्होंने कोई मीडिया के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना क्योंकि जजेस की पहली दफ़ा इस आइनी तरमीम के बाद तकर्री हुई है, तो किसी भी बेसिस पे मुतनाज़ा इसको नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस बुनियाद पे ये एक नया निज़ाम जो मुतारिफ हुआ है उसके ऐन मुताबिक ये सिलेक्शन हुई है और हमें एक पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ना चाहिए कि इस उम्मीद के साथ कि जो लड़ाई झगड़े हम देखते रहे विद इन द सुपीरियर जुडिशरी वो इख्तिताम पजीर होंगे और इस तरामीम से जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, हम उसके अंदर आएँ कि उसकी जो मामलात हैं वो एक्सपीडाइटली देखे जाएं और आइनी मामलात जो है स्पेशल कोर्ट जो स्पेशल बेंच है वो देखे। तो इस उम्मीद के साथ मेरे ख्याल से हमें जो इसका बुनियादी वैसे कॉन्सेप्ट था आइनी अदालत बनाने का, वो तो ये था कि जो केसेस की पेंडेंसी है वो ख़त्म हो, यानी इस अदालत के ऊपर जो आइनी केसेस का बोझ है वो एक अलग अदालत के पास चला जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब आइनी जो केसेस हैं उनका बोझ भी इसी अदालत के एक और बेंच के पास रहेगा, तो वो इधर ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो पेंडेंसी कैसे ख़त्म होगी? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो जो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आइनी जो भी केसेस आते रहे और उसके ऊपर जो मैंडेट था तशरीह करने का, और तशरीह से बियॉन्ड चीज़ें जाती रहीं, जहाँ जुडिशल एक्टिविज़म आपको नज़र आया कि आइन को रीराइट करने की बातें आई, वज़राए आज़म को फारिग करने की बातें आई, फिर सुओ मोटोज़ के हवाले से बातें आई। तो ये सारी चीज़ें इससे क्लियर होती हैं कि आपने एक स्पेशल बेंच बना दिया है जो फोकस ही इन मामलात के ऊपर करेगा जो आइनी जो इश्यूज़ हैं, और बाकी जो पूरी सुप्रीम कोर्ट है उसके जस्टिसेस जो हैं वो नॉर्मल केसेस को देखेंगे। तो डेफिनेटली एक तो सेपरेशन हो गई, तो बाकी हर कोई अपने अपने डोमेन में काम करेगा और इससे बेहतरी आएगी, इसी चीज़ की उम्मीद है। ठीक है, मैं अब 2 सवाल मैं आपके सामने राना साहब रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप आइनी तरमीम तो आपने मंजूर करा ली, आपको मुबारक हो, लेकिन मैं राना एजाज अफजल साहब से पूछना चाहूँगा कि ये तो आप चले, हम आपको मुबारकबाद आप खुद भी पेश कर रहे हैं, कौम को भी दे रहे हैं, हम भी आपको दे रहे हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि ये सवाल तो अब आएंगे, जैसे 13 रुकनी बेंच का जो रिव्यू है वो 7 रुकनी बेंच कैसे सुन सकेगा, क्या होगा? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें पिन पॉइंट की गई कि अब ये जो है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो मामलात होते हैं आम आदमी के, तो उसी से रिलेटेड होते हैं ना, तो उसमें आइनी सवाल उठता है कि जी इसके फंडामेंटल राइट्स मजरू हो रहे हैं, तो आप उसको आइनी अदालत सुनेगी या नॉर्मल अदालत सुनेगी? देखिए, वो नॉर्मल अदालत सुनेगी। जहाँ कन्फ्यूजन है आइन की इंटरप्रिटेशन में, वो चीज जाती है आईनी अदालत। लेकिन वकला ये कहते हैं कि हर केस में एक आईनी नुक्ता होता है। आईनी नुक्ता होता है। आइन देखें, आइन की इंटरप्रिटेशन में जहां कंफ्यूजन है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो एस्टैब्लिश्ड है ना, तो वहां तो ये आईनी नुक्ता तो है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन कंफ्यूजन कोई नहीं है। तो ये अगर देखें यहाँ मैं आपको नहीं, जुडिशियल कमीशन तो नहीं करेगा ना कि कौन सा केस जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी नई तरामीम आई है,
कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे जजेस भी होंगे जो इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे कि ये तरामीम आई है, तो वो कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाना भी चाहते होंगे। तो ये कंफ्यूजन शुरू में फैलेगी, लेकिन ये चीजें सेटल हो जाएंगी। और अगर देखें बात ये, कोई इतने बड़े लूप होल्स अगर नजर आए कि जो ये सिस्टम के को चलने ही ना, इसमें इतने बड़े फ्लॉज हुए जो बाहर हमें नहीं नजर आ रहे, लेकिन अगर आए तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। असेंबली बैठी है, लेजिस्लेचर पूरा सारा बैठा हुआ है, वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट ले आएगा। लेकिन ये आप यकीन रखें कि एक टोला यहां मौजूद है कि जिसने अभाम पैदा करना है हर चीज में। चाहे मईशत बेहतर हो रही हो तो उसने कहना है कि मईशत नहीं, एक अगर मईशत बेहतर हो रही है उसने कहना है मईशत बेहतर नहीं हो रही। अगर आईनी तरमीम पॉजिटिव है उन्होंने कहना है नेगेटिव है। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी उन्होंने कहना है इंस्टेबिलिटी है। तो ये मामला तो चलता रहेगा। लेकिन ये तो बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैंने कामरान मुर्तजा साहब से पूछे हैं। मैंने आपको स्पेसिफिक जवाब दिया और कामरान मुर्तजा साहब के पास स्पेसिफिक जवाब नहीं है उसका। देखिए अब देखिए ना, वो कामरान मुर्तजा साहब अब तो वो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गए ना, लिखा हुआ है। और ये देखें, बिल्कुल जो ये सही सवालात हैं इनके जवाब चाहिए। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर एक लार्जर बेंच ने, उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट था वहां लार्जर बेंच जो है वो इन चीजों को देखता था, लेकिन अब आईनी मामलात देखने के लिए आपका स्पेशल बेंच बन जाएगा। तो अगर उस स्पेशल बेंच का फुल कोर्ट होगा तो इट वुड मीन कि नहीं, मतलब आप देखिए ना, अब ये बुनियादी सवाल जो मैंने आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है कि भाई 13 रुकनी बेंच है, उसने एक फैसला दिया हुआ है, उसका रिव्यू 7 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता ना। कामरान मुर्तजा साहब ये कह रहे हैं। लेकिन अब और भी जज, लेकिन उसमें नए निजाम में तो वो 13 रुकनी बेंच होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अदालत है, अगर उसके सारे जितने भी जजेस उसके नॉमिनेट होते हैं वो अगर बैठ जाते हैं तो वही मैक्सिमम होंगे ना उनके। वहां तो 13 या 15 रुकनी बेंच नहीं होगा, वहां तो वही मेंबर होंगे जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जस्टिसेस हैं। और अगर वो सारे बैठते हैं तो वो एक तरीके से फुल कोर्ट होगा। ठीक है, तो वही अथॉरिटी इंटरप्रिटेशन नहीं, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि उसकी जो अथॉरिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये देखें, ये वो पुराना निजाम था, उसके अंदर ये नया निजाम है, ये नया निजाम है। ऑब्वियसली आईनी तारामीम हुई है और उसके अंदर जो आईनी बेंच है, अगर वो उसके कितने मेंबर्स हैं उसके अंदर, 5 मेंबर्स हैं अगर उसके, तो अगर 5 मेंबर्स बैठते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो 5 या 7 मेंबर्स का आईनी बेंच 13 मेंबर्स के बेंच से ज्यादा पावरफुल है कि नए निजाम में दैट इज द मैक्सिमम। वो फुल कोर्ट है, वो फुल कोर्ट बैठ रहा है। चलें, आपकी इस इंटरप्रिटेशन में मैं कामरान मुर्तजा साहब की राय लेता हूं। जल्दबाजी से आपने सिवाय इसके क्या हासिल किया कि चलें, आप चाहते थे कि जस्टिस मंसूर साहब जो है वो चीफ जस्टिस न लगे, और वो नहीं हुआ, ये आपने अचीव कर लिया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ऑपोजिशन का काम है कंफ्यूजन फैलाना, और वो फैलाएगी। और ये कहना कि जल्दी हो गया, कर भी खुद दिया और कह दिया कि जल्दी हो गया, तो ये भी कोई बात नहीं है। आपने ना करते, अगर जल्दी हो रहा था तो ना सपोर्ट करते, जब सपोर्ट किया तो उसको ऑन करें। देखिए बात ये है कि अगर कोई कमियां नहीं, सुन लें, अगर कोई कमी पेशी रह गई तो उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो है नई अमेंडमेंट्स आप इंट्रोड्यूस करा के ठीक कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा ये तूफान नहीं हो गया। ऑब्वियसली एक नई आपने अमेंडमेंट्स की हैं, इसके अंदर आप केस लॉज को 10 दिन और लगा लेते इसके ऊपर तो कोई थोड़ा बेहतर एक डॉक्यूमेंट आ जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं था। कोई प्रॉब्लम बना नहीं है, लोग अभाम क्रिएट कर रहे हैं। हम नहीं समझते। कामरान मुर्तजा साहब के ज़हन में एक लीगल माइंड है, सीनियर तरीन वकला में से एक हैं, तो उनके ज़हन में अगर इबाम मौजूद है तो और भी वकला के ज़हन में मौजूद है ना, तो ये चीजें ट्वीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मैंने आपको जिस तरह बताया कि नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर आ जाएंगी ना। अगर कोई इतने अभाम है तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए आप उनको बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक दिन में आप जो चीजें बैठेंगी, जो आपकी लीगल कमेटी है असेंबली की, इनको थ्रॉट आउट करेगी, इस पर डिस्कशन होगी और उसको ठीक कर लेंगे। जुडिशल कमिशन है आपके पास बैठा हुआ, डिबेट मौजूद थी जिसमें आप समझ रहे थे कि 13 रुकनी बेंच को एक सुन सकता है आईनी बेंच। कामरान मुर्तजा साहब समझते हैं कि ये नहीं हो सकता। इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कैसे ठीक कर सकती है? नहीं, वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसके अंदर ये जो बुनियादी सवाल हैं इस चीज का तय हो जाएगा ना कि कैसे एक ही दफा तय होना है कि ये कैसे होगा, तो वो हो जाएगा। इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं कि किस किस्म के जो केसेस हैं वो आईनी अदालत में जाएंगे, किस किस्म के नहीं। अगर कोई अभाम नहीं समझ आया लोगों को तो इसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए आप उनको ठीक कर दें। चलिए, ठीक है, राना साहब है की कर देता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपको बताया कि जितनी आप कंफ्यूजन फैलाना सकते हैं। सवाल कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्या है? सवाल से कैसे बड़ा सवाल कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये तो कंफ्यूजन ही दूर कर दी ना जब आपने आईनी बेंच बनाया है और बाकी दूसरी जो जस्टिसेज हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि कौन क्या सुनेगा।
जो आईनी मामलात हैं वो ये बात कामरान मुर्तज़ा साहब को क्यों नहीं समझ आ रही? देखिए कामरान मुर्तज़ा साहब को मेरे से तो बेहतर ही समझ आ रही है, लेकिन मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लेकिन आपको ज्यादा समझ आ रही है, उनको जो मुझे समझ आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बात ये है कि ये तो ज्यूरिसडिक्शन अलहदा है ना, इसमें तो कंफ्यूजन अब खत्म हो गई कि किसकी क्या ज्यूरिसडिक्शन है। ऑब्वियसली आईनी मामलात में जो सर आईनी मामला क्या है ना, ये भी तो बुनियादी सवाल है, क्या कौन सा आईनी मामला है? अब ये देखे ना, आज ये आईनी 7 मुलाजमीन की बहाली का मामला है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको आईनी बेंच के पास भेज दिया। अब इसमें क्या है? आईनी सवाल क्या है ना, पता है इसमें क्या आईनी सवाल? आईनी सवाल किस बेसिस पे? वकील साहब ने कहा कि इसमें आईनी सवाल उठता है, और आईनी सवाल ये है जी, इसमें आईनी सवाल ये है कि एक शख्स का जो है वो आईनी हक है कि वो पुरसुकून जिंदगी बसर करे। अब ये देखें ना, अब बात सुने, यहाँ कोई आइन की इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये तो आइन है, लिखा हुआ है, तो ये वकील ने इस्तदा की है। अब ये देखें कि इसको आईनी बेंच के बाद भेजें। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ जो जस्टिसेज हैं वो जान के, जिनको ऑब्वियसली सारे जो जजेस हैं उनको इस चीज ये तरमीम पसंद तो नहीं आई हुई, कुछ तो पुरानी सोच के भी होंगे, यानी कि जो निजाम चल रहा है। तो अगर ये उन्होंने इसको आईनी सवाल बनाया, आई एम सॉरी टू से, ये आईनी सवाल नहीं है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आईनी सवाल क्या है, सच्ची बात है, देखिए आईनी सवाल क्या है, देखिए आइन की इंटरप्रिटेशन जहां ये कंफ्यूजन हो कि जिंदगी आराम से जीने का हक है या नहीं है, और वो क्यों है, कोर्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन ये इस खबर के मुताबिक इसमें ये लिखा हुआ है कि जी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुरसुकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है, इसलिए आप इसको भेजें। लेकिन अब जाहिर है इसमें हो सकता है कि कुछ मजीद इसमें कोई हवाले दिए गए हों। बिल्कुल, मेरा पॉइंट ये है, ये बात जरूर है। साद रसूल साहब यहीं पर बैठे थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हर केस में आईनी तशरीहात के पहलू निकलते हैं और ये कंफ्यूजन उठेगी। नहीं, जहां आइन की इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन है, जहां आइन क्लियर है और आईनी सवाल है कि ये उसका हक है और नहीं मिल रहा, दैट इज नॉट कोई आइन की जो आईनी कंफ्यूजन कोई नहीं है उसके अंदर कि वो हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो आम कोर्ट में जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखें, शुरू में कुछ लोग अपना जो है वो ये ज़रा इसको हाईलाइट करने के लिए कि ये तो कन्फ्यूजन है वो भेजेंगे। मेरे ख्याल से ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर ये चीज़ें जब तय हो जाएंगी तो ये कन्फ्यूजन अच्छे तरीके से दूर कर दी जाएगी, ताकि कोई अगर कोई जानते बूझते ये कन्फ्यूजन डालना भी चाहे तो वो ना डाले, तो इसको इंश्योर किया जाएगा। सही है, चलिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बहरहाल जिनके लीगल जो अभी आंसर्स आना बाकी हैं,